ऐसी कौन सी टॉप इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एआई ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिप्लेस कर सकता है एंड बेस्ट वे क्या है एआई को अडॉप्ट करने का, लर्न करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि जिसमें से एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसके बारे में जान सकें क्या एआई है, किस तरीके से कौन सा एआई टूल वर्क करता है, तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सारी इन्फॉर्मेशन जो एआई देता है वो सच नहीं होती है, और अगर है भी तो भी आप वैलिडेट करें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया में ऐसे कौन से बेस्ट 3 टूल हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन एआई टूल्स हैं, उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? हाउ वी कैन लर्न अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यही एक ब्यूटी है एआई की। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। एक बंदा जिसने बिजनेस समझता हो, जिसको ये पता हो, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट टीनेजर कैन ऑल्सो वर्क वेरी वेल इन द एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। What happened when a seasoned corporate tech leader, someone who managed the billion-dollar system and 400 plus member of his team, suddenly decide to ditch the boardroom and build a startup from scratch, scale AI agent which behave like a digital co-worker, and build 3 companies which redefine how we can use tech not tomorrow but today. A man who understands both legacy architecture and future-facing AI, Mr. Vishal Rustagi. Vishal is not just building the startup, he is re-engineering how organizations make decisions. Let's welcome the founder of AirEdge, Ballot Now, and Meta Orange Digital, Mr. Vishal Rustagi. So welcome Vishal to the IELTS show. हमारा आज का पॉडकास्ट जो है एआई के ऊपर बेस्ड है एंड आपने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया है रिसेंटली। क्या पर्पस था कि आपने कॉर्पोरेट जॉब को क्विट करके एक स्टार्टअप की तरफ आपने अपना करियर बिल्ड किया? तो थैंक यू गौरव फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। गुड क्वेश्चन। बात ये थी कि आई वर्कड इन दिस कॉर्पोरेट इन करीब 25 साल मैंने काम किया कॉर्पोरेट के अंदर, और इट वाज क्लियर इन माय माइंड कि हमें कभी ना कभी अपना बिजनेस या अपना आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। कोविड आया। कोविड के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस केम इन द माइंड, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिला। सब घर पे थे, सबके पास बहुत टाइम था। देयर वाज अ होल्ड ऑन द बिजनेस रुक चुका था, काफ़ी कुछ चीज़ें रुकी हुई थी। तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान आया कि हाँ भाई, कैन वी डू दिस थिंग। स्टार्टअप करना क्यों था या कंपनी खोलनी क्यों थी? क्योंकि कॉर्पोरेट में ना एक कल्चर होता है। मतलब हम कॉर्पोरेट में जब काम करते हैं तो वी आर बीन ट्रेन टू डू समथिंग वेरी स्पेसिफिक। हमें एक पर्टिकुलर तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है। हमें समझ में आता है कि ये काम आपको करना है, बट फिर हमें उसके इधर उधर आगे पीछे की चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो जब आप एक सर्टेन ग्रुप में बैठते हो, एक सर्टेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपकी जो नॉलेज है और आपका जो स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज है वो एक लिमिटेड है। उसको बढ़ाने के लिए आपको इस तरह के स्टार्टअप्स में या इस तरह की कंपनीज में आना चाहिए। ऑब्वियसली इतने साल काम करने के बाद आपके पास एक कैपेबिलिटीज, एक कॉम्पिटेंसी जनरेट होती है जो आपको ये स्ट्रेंथ देती है कि आप इस तरह का स्टार्टअप कर सकते हो। So that was one of the reason that I started my own organization. I hope, मतलब that was when I started, I was more under the impression कि हाँ हम ये करेंगे, but obviously after couple of years running चीज़ें बदली, visions बदले, goals बदले। Now we are on different visions because technology is all like that. टेक्नोलॉजी बदलती है, आपके goals और visions भी बदलते हैं। So आप सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, किस तरीके से वो एआई और टेक्नोलॉजी की फील्ड में लोगों के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, तो बेसिकली हम एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। एरिएज इज़ द नेम ऑफ आवर, मेरी कंपनी का नाम है, और ये करीब 3 साल पुरानी कंपनी है। एंड बिकॉज मैंने खुद सर्विसेज इंडस्ट्री में काम किया है, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉम्पिटेंसी होती है आप उसी में अपनी कंपनी, तो आई एम नॉट अ प्रोडक्ट गाय, आई एम अ सर्विस गाय। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। Now what AirEdge does, AirEdge का main concept है to work and to provide services to different customers. We are not, हम domain specific नहीं है, हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, तो we are a technologist. Okay? तो जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वहाँ AirEdge है। Now changing AI is becoming very popular.
and it's not popularity, it is also the reason that कि AI is a need of our now. अब तो ज़रूरत है हमारी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है. अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, तो ये 3rd और 4th ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अपने करियर में. तो AI इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन. जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आए, उन सब ट्रांसफॉर्मेशंस में ह्यूमंस वर नेवर बीन इम्पैक्टेड. नौकरियां नहीं गई. हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी पे चले गए, हम इस जगह से इधर ज़्यादा कर लिया है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड. बट AI के साथ क्या हो रहा है कि आप एक नई वे ऑफ वर्किंग जनरेट कर रहे हो, जहाँ पर आपके साथ एजेंट्स, बॉट्स भी काम करेंगे, which will be working exactly the way you are working or someone else is working. So that is there. So obviously ARIEH का एक थॉट प्रोसेस है कि हम उस तरह के एजेंट्स बनाएं, जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको एम्पावर करें, उसमें AI का इस्तेमाल करें. हाउ AI कैन हेल्प आवर कस्टमर्स, हाउ AI कैन बेसिकली मेक आवर कस्टमर्स लाइफ ईजियर, how they can utilize AI into their day-to-day work. That's what ARIEH का विजन है. इसके अलावा बिकॉज AI खुद से नहीं चल सकता, इवेंचुअली AI is one of the overall technology which is there, but AI को बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्लाउड हो गया, होस्टिंग हो गई, बिलिंग मैकेनिज्म्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो वो भी ARIEH करता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आवर बैकग्राउंड इज़. तो हमारी जो 3 मेन सर्विसेज हैं, विच इज़ बेसिकली क्लाउड and AI agents, and basically working on the low code no code platforms to generate the product faster and give it to our customer so that they can experience it. वो उसको experience करें, उसमें changes बोलें, उसको देखें कि हाँ ये product हमारे यहाँ पे ecosystem में चल सकता है, तो obviously उसको enhance करें. So that is what we do as a company. Right. So ऐसी कौन सी top इंडस्ट्रीज हैं जिसमें AI ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिप्लेस कर सकता है? आई थिंक ह्यूमन की रिप्लेसमेंट AI के अगर आप बात करेंगे तो बैंकिंग है, डेटा एंट्री रोल्स हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक AI रिप्लेस करता हुआ मिलेगा. बट ये जो AI की रिप्लेसमेंट है आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पे रिपीटेटिव जॉब्स बहुत ज़्यादा है. सेम टास्क है, डेली है, दिमाग नहीं लगाना, चल रहा है, आप कर रहे हो, आज भी आप आए, सुबह आए, आपने ये किया, कल भी आप आए, सुबह आए. तो ऐसे जॉब्स तो हर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फिनटेक में चले जाओ, चाहे आप हेल्थ केयर में चले जाओ, चाहे आप इंश्योरेंस में चले जाओ, चाहे आप डेटा एंट्रीज प्रोफाइल्स में चले जाओ, एनालिस्ट प्रोफाइल्स में चले जाओ. हाँ, जहाँ पर भी माइंड का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल है, वहाँ पे AI कॉम्प्लीमेंट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा ह्यूमंस को. ह्यूमंस की रिप्लेसमेंट वहीं होगी जहाँ पे रिपीटेटिव होगा. तो उस तरह की जॉब्स AI उनको रिप्लेस करेगा. सो फॉर एग्जांपल जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, इनमें बहुत ज़्यादा AI जो है रिप्लेसमेंट ला सकता है ह्यूमन की. अगर कोई ऑलरेडी कॉल सेंटर्स में काम कर रहा है तो वो ऐसे क्या स्टेप्स ले सकता है कि वो इन AI के चेंजेस को अडॉप्ट करके अपनी स्किल्स वहीं पे एनहांस कर ले? बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन तो ज़रूर रहेगी. मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 100 कॉल सेंटर पे लोग बैठे हुए हैं, तो उन 100 की जगह एटलीस्ट 10 तो बैठेंगे ही बैठेंगे. बिल्कुल बैठेंगे. AI क्या करेगा, इनिशियल लेवल का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, बट जहाँ पे आपको एक ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक सर्टेन नंबर ऑफ ह्यूमंस तो बैठाने ही पड़ेंगे. देखिए AI क्या करेगा, वो आपके डे टू डे रिपीटेटिव चीज़ों का जवाब दे पाएगा. मगर जहाँ AI को डाइग्रेशन मिलेगी वहाँ पे नहीं कर सकता. वहाँ डाइग्रेशन के लिए आपको ह्यूमन चाहिए. और मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई करता हूँ कि AI हमारी फील्ड में उसको रिस्पॉन्सिबल AI कहा जाता है, बिकॉज आई फॉलो माइक्रोसॉफ्ट एंड आई फॉलो देयर स्ट्रैटेजी, एंड रिस्पॉन्सिबल AI इज समथिंग विद माइक्रोसॉफ्ट. तो अगर आप देखेंगे कोई भी हाई सेंसिटिव डिसीजंस हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो होगी ही होगी. AI के ऊपर आप भरोसे पे नहीं चल सकते, ऑब्वियसली वो तो है ही है प्रॉब्लम. बट उसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि हाँ, अगर किसी को AI को अडॉप्ट करना है, तो आई बिलीव कि जैसे हमारी लाइफ में मोबाइल का इस्तेमाल हो चुका है, अब हम नहीं जी सकते उसके बगैर. हमें नहीं लगता कि यार अब हर चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी मोबाइल पे आ जाए. आई थिंक सेम वे हमें AI को भी ऐसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी जॉब को कैसे बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग AI एज अ टूल. वी डोंट हैव टू बी, हमें AI से डरना नहीं है, हमें AI को अडॉप्ट करना है. जितना आप AI को अडॉप्ट करेंगे उतना ही आप प्रोग्रेसिव फील करेंगे,
क्योंकि फिर आप यू विल बी द पार्ट ऑफ द मार्केट। एंड बेस्ट वे क्या है एआई को अडॉप्ट करने का, लर्न करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि जिसमें से एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसके बारे में जान सकें? क्या एआई है, किस तरीके से कौन सा एआई टूल वर्क करता है, तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग जान सकते हैं? देयर आर मैनी टूल्स, मैनी प्लेसेस वेयर यू कैन गो। आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हो, इंटरनेट पे जा सकते हो। चैट जीपीटी के बारे में सब सुन ही चुके हैं, क्लॉड के बारे में आप सुन ही चुके हो। एंड देयर आर टूल्स विच आर प्रेजेंट इन लॉट ऑफ स्पेसेस जो आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको एआई हेल्प करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो, बट एआई के टूल्स हर जगह पे है। बट इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यू नीड टू बी स्मार्टर इनफ टू यूज इट अकॉर्डिंगली। राइट। एंड ऑपरेशनल एआई एंड थ्योरेटिकल एआई में मेजर डिफरेंस क्या होता है? थ्योरेटिकल एआई इज ऑल अबाउट कि लोग सोचते हैं कि एआई ये कर देता है, बट ऑपरेशनली एआई वैसा करता नहीं है। हमारी लैंग्वेज में उसको कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। जब आप कोई रिजल्ट एआई से लेकर आते हो तो वो 10%, 20%, 30, इट टेक्स टाइम टू रीच टू दैट कॉन्फिडेंस लेवल। दैट इज ऑल प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एआई। मगर जो थ्योरेटिकल एआई वो ये कहेगा हाँ ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। हेलुसिनेशन इज द प्रॉब्लम इन द एआई। एआई बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देगा जो आपको एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऑपरेशनली यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि आप उस चीज़ को पता लगा पाए कि ये तो एआई से ड्रिवन है ही नहीं। जैसे लॉ की फील्ड में एआई इज मेकिंग केसेस ऑटोमेटिकली बाय देमसेल्फ, ऐसे कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उस तरीके से तो थ्योरेटिकल एआई इज वेरी डिफरेंट। इवन कई बार चैट जीपीटी भी आपको गलत आंसर देता है कि रिसेंटली अगर मैंने कुछ चैट जीपीटी से डेटा निकाला था तो उसने डेट ही मिसमैच कर दी थी। तो अगर आप एक एआई यूज़ कर रहे हो तो देन यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई एटलीस्ट नाउ डेज, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुई ये चीज़ें। मे बी इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे आ जाए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी कंसर्न भी रहती है कि आपका जो आप जो टूल यूज़ कर रहे हो अब वो उसको कितना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा वो आपको दे रहा है। यू हैव टू क्रॉस चेक एवरी टाइम। AI is I don't know the authenticity of the data। मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो आपको ऑथेंटिक डेटा देता है। आपको अपनी चेक्स एंड बैलेंसेस खुद लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो हमारा भी सोर्स वही है। बट सिर्फ आपको फायदा ये हुआ है कि अब आपके पास एक ऐसा बंदा है जो आपके लिए कोलेट करके ले आता है। बट अदरवाइज उसका सोर्स भी गूगल था, उसका सोर्स भी इंटरनेट है, उसके सोर्स भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास थे। बट इट इज़ जस्ट ईजी कि आपको एक मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस तो आपको खुद लगाने पड़ेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो एआई देता है वो सच नहीं होती है, और अगर है भी तो भी आप वैलिडेट करें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मोस्ट ऑफ द टूल इंडियन मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए अगर यूएस मार्केट के साथ, तो इंडिया मार्केट में ऐसे कौन कौन से टूल हैं? क्योंकि जो फॉरेन के टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। किसी भी एआई फील्ड के लिए अगर हम लोग कोई टूल परचेस करना चाहते हैं तो एआई मार्केट क्या है, फॉरेन और इंडिया दो मार्केट चल रही है। इंडिया में भी कंपटीशन एआई में बहुत बढ़ रहा है। तो इंडिया में ऐसे कौन से बेस्ट 3 टूल हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन एआई टूल्स हैं, उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल से चैट जीपीटी का रिप्लेसमेंट अगर इंडियन कोई टूल है जो चैट जीपीटी को रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर या अभी? नहीं, अभी तो इंडिया ने उस तरह के एआई मॉडल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया है। वी आर स्टिल गेटिंग टू दैट लेवल। तो अभी जितने भी टूल्स आप देखेंगे तो वो सब के सब इन्हीं एलएलएम्स के ऊपर बन रहे हैं। तो इंडिया के पास तो अभी उस तरह के टूल्स नहीं है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट आई थिंक आने वाले 4 या 5 साल में हम उस तरीके से पहुंच जाएंगे जहां पर एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बनेगा। अभी मेरी रिसेंट पोस्ट में भी हमने यही बात की थी कि एआई इज नॉट बीन, इंडिया हैज़ अ थॉट प्रोसेस। हमारे पास टैलेंट है हमारे पास, मगर हमारे पास उस तरह का इंफ्रा नहीं है कि हम उस तरीके की एआई का, जैसे चैट जीपीटी बना है या क्लॉड बना है, उस तरह की चीज़ें अभी हम बना पाए। राइट। एंड आने वाले करियर में एआई फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करती है ये? तो बेसिकली एआई का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने किसी कंपनी में एक we hired someone and she is like 6 months experienced girl, and what she has done which was not been done by the bigger experienced person। कैसे? क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती थी, उसको प्रॉम्प्ट समझ में आता है। प्रॉम्प्ट का मीनिंग ये होता है कि आप किसी को डायरेक्शन देते हो, कमांड देते हो कि तेरे को ये करके लाना है। अब लोग जो हैं चैट जीपीटी में वो जाके बोलते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल टॉप 10 प्लेसेस ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली चैट जीपीटी आपको ला के दे देगा टॉप 10 प्लेसेस विच आर बेस्ट टू गो इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून
आपको वो भी ला के दे देगा। तो आपको प्रॉम्प्ट बनाना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट डिमांडेड जॉब विल बिकम। अब जितनी भी आपको रोल्स मिलेंगे वो सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के आसपास मिलेंगे। तो देयर इज अ रोल विच इज गेटिंग डेवलप्ड, इट्स अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि जो पहले बिजनेस एनालिस्ट होते थे, जो बिजनेस समझते थे और बताते थे लोगों को कि ये बनाना है, अब वो नहीं होंगे। अब वो प्रॉम्प्ट वाले लोग होंगे। वो क्या करेंगे, बिजनेस समझेंगे, प्रॉम्प्ट बनाएंगे और डेवलपमेंट टीम को देंगे कि आपको ये प्रॉम्प्ट यूज करना है, इससे ये डेटा आएगा। तो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझना है कि आपको इस चैट जीपीटी से या आपको अपने एलएलएम से क्या डेटा निकालना है, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। And how we can learn about the prompt engineering? आई थिंक देर आर कोर्सेज विच हैपन। यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करते हैं। उसके अलावा देर आर पीपल, इट्स मोर अबाउट इंटेलिजेंस। आप रिफाइन करते रहते हो अपने पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट्स को, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम्स होते हैं, ये हर बार आपको डिफरेंट आंसर देते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट देयर मॉडल इज। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट अ प्रॉम्प्ट एंड गेट द आउटपुट। So it's like what you are requesting and what you are getting as a response. So prompt engineering is all about that. Right. So there are so many different platforms जहाँ से हम लोग prompt engineering के बारे में, इसके पीछे कोई डिग्री या कोर्स या किसी भी तरीके का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है कि if you want to learn prompt engineering आपके पास बीटेक होना चाहिए या फिर आप BCA करना चाहिए? नहीं, could be anyone, कोई could भी be कर सकता could be anyone. यही एक ब्यूटी है एआई की। है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। एक बंदा जिसने बिजनेस समझता हो, जिसको ये पता हो, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट टीनेजर कैन ऑल्सो वर्क वेरी वेल इन द एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ इट। एंड एवरेज सैलरी पैकेज वगैरह क्या रहता है कि अगर किसी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है या इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, तो कितना पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है? मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो योर पैकेज विल बी स्टार्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 7 lakhs एंड इट गोज टू nth लेवल डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे और किस तरह के टूल्स के लिए कर रहे हो। बिकॉज अमेजोन उसी चीज़ के 20 लाख रुपए देता है, 25 देता है। आई वॉज कोचिंग समवन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज से करीब 1 महीना पहले, यूएस के एक बच्चे को, एंड दैट गाय वॉज बीन हायर्ड बाय अमेजोन। उसकी सैलरी $120K पर एनम थी। 170K 120K मतलब $1,20,000 उसकी तनख्वाह थी, जो उसको अमेजोन ने ऑफर करी थी सिर्फ प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोग हायर किए जो सिर्फ प्रॉम्प्ट बनाते थे और कुछ नहीं करते थे। उनका काम था प्रॉम्प्ट बनाते जाओ और डेटा को वैलिडेट करते जाओ, एआई को ट्रेन करते रहो, एआई को ट्रेन करते रहो। दे विल कीप डूइंग दिस प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। राइट। सो आपने 3 स्टार्टअप कंपनीज बिल्ड की हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आपके पास सामने क्या रहा है किसी भी स्टार्टअप को बनाने के लिए? सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है? See, I think one of the biggest challenge an entrepreneur has faced when you try to make a startup is how to manage yourself. मेरे challenges थोड़े different होंगे logically लोगों से, क्योंकि मैं corporate world से आया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अनलर्न करना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपके पास बहुत बड़ी टीम होती है, करेक्ट? ये काम करने के लिए ये बंदा है, ये काम करने के लिए ये बंदा है, वो काम करने। मगर जब आप एक स्टार्टअप में आते हो तो आपके पास उस तरह की टीम नहीं होती है। आपको उन टीम से काम कराना पड़ता है, आपको उनको बताना पड़ता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड। बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट से पूछोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी होती है फॉर्मेशन ऑफ अ गुड टीम टू रन अ स्टार्टअप। अगर वो आपके पास है, एंड टीम इज द स्ट्रेंथ फॉर एनी कंपनी, वेदर इट इज अ बिग कंपनी और अ स्मॉल कंपनी। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है और आपके साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, दे अंडरस्टैंड यूर गोल्स, विजन, आई थिंक देन दैट इज अ गुड पार्ट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो टाइम लेके बनता है। कुछ लोग आपको जुड़ेंगे आपके साथ जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करो, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे इन द मिडल ऑफ द जर्नी। देयर विल ऑलवेज बी द केस, बट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर। सो टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने भी अपने पास करियर में ये चीज़ फेस की है कि टीम इंपॉर्टेंट होती है एंड फाइंडिंग अ राइट पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज। तो क्या चेक पॉइंट्स होते हैं एक सही एम्प्लॉय को हायर करने से पहले जो आप देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ उस एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए? See, one thing which I always see
in the employees is that how they think and what is their attitude towards their job. Because मैं बाकी फील्ड्स का नहीं बोल सकता, बट आईटी फील्ड में वी आर नॉट देयर टू 9 to 6 जॉब, हम कर नहीं सकते, हमारा है ही नहीं वो. वर्क लाइफ बैलेंस भी हमारे केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देखते हो तो आप ये सोचते हो कि उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ जॉब, हाउ ही थिंक्स, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि इज ही गोइंग टू फिट इनटू अ टीम. बिकॉज इंडिविजुअली आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, दे कैन वर्क वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू एज अ टीम दे फेल्स अ लॉट. तो वो 2-3 चीज़ें मैं देखता हूँ. टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बिग डील नाउ डेज, क्योंकि विद ऑल दीज AI टूल्स, जो चैट GPT आ गया, क्लाउड आ गया, गूगल है, इतनी सारी, आप टेक्निकली अच्छे से बन ही जाओगे. 1-1.5 महीने में, 2 महीने में टेक्निकली आपको अच्छा बना सकते हैं हम लोग. बट आपके अंदर वो जो स्किल्स डेवलपमेंट है वो मैं नहीं कर पाऊंगा. वो तो आपकी अपनी स्किल्स हैं, वो डेवलपमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी. तो वो मैं जरूर देखता हूँ. एंड स्पेशली इन यंग एज, आज की जनरेशन की अगर बात करें, जो एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं 15-15 साल के, 20-20 साल के एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी जस्ट कॉलेज पास आउट है, जेन ज़ी जनरेशन जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, उनके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या आती है काम करने में? बिकॉज उनका मन या कह लें दिमाग एक जगह पे नहीं बैठता है. मोस्टली इन केस उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. अगर उनका मन है तो वो आज काम कर रहे हैं, उनका मन नहीं है तो आज का काम वो कल पेंडिंग कर रहे हैं. उस केस में कैसे डील करना चाहिए उनके साथ? आई डोंट नो, मैंने ये रील्स देखी हैं, बट मेरा भी ऐसा एनकाउंटर्स हुए नहीं है मेरे पास जितने भी. बिकॉज वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टीम, वी हैव अ टीम वेयर वी हैव पीपल इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एंड जेन ज़ी, जो कि अभी पास आउट हुए हैं, दोनों हमारे पास हैं. ऐसा कोई एनकाउंटर अभी तक हमारा हुआ नहीं कि जहाँ पर वो बोले कि हमें आज ये नहीं करना. आई थिंक one of the good quality of the leaders is to make sure that you keep talking about your vision and goals regularly so that they understand and how this is going to benefit them. Important point ये है कि उनके लिए क्या है इसके अंदर. मेरे लिए तो जो है वो तो दिख ही रहा है, बिकॉज मेरी तो कंपनी है, आई हैव टू रन इट. बट उनके लिए क्या है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तो हम उनको वो विजन देते हैं कि आपके लिए क्या है. दूसरी बात ये होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम हर इंटर्न्स या हर जेन-ज़ी को समझाते हैं, कि टाइम इज द ओनली थिंग विच यू कैन नॉट ब्रिंग बैक. तो अब आपको अगर इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है तो आप टाइम अगर आज वेस्ट करोगे तो आज से 4 साल बाद आप किसी के साथ बैठे होंगे जिसने उस 4 साल का सही यूटिलाइजेशन किया होगा. तो आप अपना टाइम वेस्ट, तो दोज थिंग्स हैज टू बी कंसिडर. सो मेरा अभी कभी एनकाउंटर हुआ नहीं, और मैं इस बात के लिए एग्रीमेंट, मतलब मुझे मालूम नहीं कि जेन-ज़ी ऐसा बिहेव करते हैं, बट मेरे पास जितने भी स्मॉल इंटर्न्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ और जो डायरेक्टली काम, दे आर ऑल वेरी गुड. दे वर्क एज पर द वन विच वी टॉक्ड अबाउट, जो हमने उनको विजन दिया हुआ है. राइट. बिकॉज आई बिलीव जो इनिशियल लेवल पे क्लैरिटी आती है वो लीडर्स के थ्रू ही आती है. अगर कोई बंदा कॉलेज पास आउट है, अगर उसने ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है, तो स्टिल ही इज़ नॉट क्लियर कि उसको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है. अगर हम लोग देखें, बीटेक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है. आपको बीटेक का बंदा हर एक फील्ड में मिल जाएगा. इवन बीटेक करके लोग MBBS भी कर लेते हैं बाद में जाके. Exactly. तो ये क्लैरिटी जो आती है फाउंडर्स के ही विजन से आती है. अगर विजन फाउंडर का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट ना हो, आपका विजन कुछ है, अगर आपका एम्प्लॉय एक चीज़ को सोच के बैठा कि मैं तो यहाँ सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे काम करने आ रहा हूँ, मैं काम करके चला जाऊँगा, तो आपके विजन को अचीव करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा. कई बार क्या हो सकता है वो आपका विजन अचीव भी ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी डिपेंडेंसी एम्प्लॉयज़ पे है. एम्प्लॉयज़ को आपको समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ द वे यू कैन वर्क. अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आपको उनके साथ डील करनी पड़ेगी. बिल्कुल. तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे फाउंडर्स जो स्टार्टअप बनाते हैं, आई बिलीव ये मिस कर देते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, अपनी टीम के साथ कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं. इस वजह से उनकी टीम उनके साथ लंबे समय तक नहीं टिकती है. हमारा एक ही पर्सपेक्टिव रहता है. जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी टीम, मेरे को एज एन इंडिविजुअल आई डोंट बिलीव कि 10 साल वाला बंदा बहुत अच्छा काम करेगा और 1 साल वाला बंदा बहुत बेकार काम करेगा, ऐसा मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं. आई थिंक वी हैव डिफरेंट रोल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. विथ AI कमिंग इन, आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक वो सबको बराबर लेकर आ चुका है.
आप भी उसी चैट जीपीटी के पास जाके अपना डॉक्यूमेंट निकालोगे, वो भी वही चैट जीपीटी के पास जाके अपना Exactly. डॉक्यूमेंट करेगा। Right. तो एक लेवल तक तो सब एजुकेट हो चुके हैं। Right. अब इसके ऊपर का जो एजुकेशन है वो हमें डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजी, जो ये फ्रेशर्स हैं और जो ये मॉडर्न, ये दे हैव मोर थॉट प्रोसेस, बट उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उनकी बातों को आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा हाउ यू कैन यूटिलाइज देम, बिकॉज उनकी एनर्जी अच्छी है, डायरेक्शंस नहीं है, Directions विच वी नीड टू गिव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस तरीके से उनके साथ काम करो। सेकेंड थिंग, एज अ लीडर आपको पता है कि देयर आर लॉस्ट पीपल, आपके पास आते हैं ऐसे लोग बहुत सारे जिनको पता ही नहीं होता कि मैंने बीटेक तो कर लिया, मैं करूं क्या। Right. तो हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट फील्ड्स में भेजते हैं और उनको डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई करते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तो उसको खुद ही समझ में आता है कि मैं यहाँ बेटर काम कर रहा था, वहां नहीं कर। तो दैट मीन्स दैट इज द प्लेस यू हैव टू बी। वहां जाओ ना जहाँ पे तुम अच्छा काम करते हो। Right. हर बंदा डेवलपमेंट नहीं कर सकता, Right. करेक्ट। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी कंपनी, बिकॉज मेजर कंपनीज अगर कोई बंदा एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया, अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो हायर एंड फायर फास्ट वाले रूल पे वर्क करती हैं, बट उसको एक अलग डोमेन में डाल के एक अपॉर्चुनिटी देना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कई बार वो एम्प्लॉय यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, जैसे सपोज वो टेक में नहीं वर्क कर पा रहा है, बट अगर वो मार्केटिंग में गया, अगर वो क्रिएटिव है, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट आउटकम ज़्यादा बेटर आ जाता है। करेक्ट, बिकॉज एज अ लीडर आप देख सकते हो कि वो क्या अच्छा कर रहा है। राइट। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं कोऑर्डिनेशन में, वो कहते हैं मैं काम नहीं कर सकता मगर मैं आपको काम करवा के दे सकता हूँ। तो यू आर अ कोऑर्डिनेटर फॉर मी एंड आई नीड दोस पीपल। हमारी कंपनी में ऐसे, हर कंपनी में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो लोगों से बात करके काम करा सके। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं हम तो काम कर सकते हैं मगर हम आपको बता नहीं पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एंड वी हैव ऐसे हर तरह के लोग। तो वी कैन नॉट लीव देम इन बिटवीन। तो हम उन लोगों को दूसरे रोल्स में फॉर्म करते हैं एंड देन दैट वे इट इज ईजी फॉर देम टू परफॉर्म। Right. And how do you balance the technology part and the management part at the same time? Because अगर आप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पीपल मैनेजमेंट में वीक हो जाता है, या अगर आप पीपल मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो कहीं टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? ये मतलब दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैंने कभी सोचा नहीं है मगर मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमारे पास जो, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ, तो मेरे पास एक थ्योरी थी जो मैंने हमेशा यूज़ करी है कि आप पीपल डिपेंडेंट नहीं, प्रोसेस डिपेंडेंट बनो, सो दैट पीपल फील हैप्पी अबाउट इट। तो हमने अपनी कंपनी में हमेशा प्रोसेसेस बनाए हैं और टूल्स बनाए, ऑटोमेशन टूल्स। हमारी कंपनी काफ़ी हद तक एक्सपेंस जो हमारा आता है, ऑपरेशनल एक्सपेंस हाई है हमारा, बिकॉज हम टूल्स बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए भी। जो हम बेचना चाहते हैं पहले हम अपने यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन टूल्स में ये वाली एम्पैथी डालो कि एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको जवाब मिलना चाहिए, उसको टाइम पे सैलरी मिले, उसको ये पता हो कि मेरी सैलरी कैसे आ रही है, मेरा ग्रोथ पाथ क्या है, तो हमने उस तरह के सारे टूल्स बनाए हैं। इन लास्ट 3 years वी हैव डेवलप्ड दोज काइंड ऑफ टूल्स। हम सारे टूल्स अपने इन हाउस बनाए हैं, जहाँ पर आपको आपका विजन, आपका गोल, आपको अगले 3 महीने में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमने बनाया है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर आप थोड़ा सा लीन हो जाते हो, क्योंकि आपके पास अगर इस तरह के टूल्स हैं तो आप पीपल मैनेजमेंट थोड़ा बेटर कर पाते हो। देन आफ्टर दैट HR है, जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पार्टनर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते ही करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ द एरिया विच आई लव, विच इज़ माई पैशन। तो मैं टेक्नोलॉजी फोकस ज़्यादा रहता हूँ। आई थिंक मैनेजमेंट आई हैव डन थ्रू दिस वे। एंड अगर हम लोग बात करें टूल्स की, सो एक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है AI एजेंट्स। हाँ, सो ये AI एजेंट क्या है एंड ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जॉब के लिए बेनिफिशियल है, या फिर तो AI एजेंट जो है, पहले क्या होता था कि पहले भी थी चीज़ें वाली, बॉट्स होते थे, राइट, चैट बॉट्स चैट बॉट होता था या RPA करके बोलते थे हम उसको, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो वो क्या होते थे कि वो लोग डिफाइन करते थे स्टेप 1 2 3 4 ऐसे चलना है। उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती थी, उनको आपने बता दिया वो चल रहे हैं। बट विथ AI एजेंट्स द इंटेलिजेंस हैज बीन बिल्ड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। तो अभी क्या होता है, जैसे हमारा HR है, अब हमारा HR आज आया नहीं, हम एक छोटी कंपनी है, तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हम बोलेंगे 10 HR बैठे हैं जवाब दे। तो हमने HR एजेंट्स बना दिए। अब वो एजेंट्स क्या करते हैं कि आप उनको एक ईमेल भेजते हो, जैसे आप HR को एक ईमेल भेजते हो, आपको नहीं मालूम उस साइड में कौन बैठा है, उस साइड में एक एजेंट बनाया हुआ है हमने,
जो क्या करता है उस ईमेल को पढ़ता है, एआई के थ्रू आर्टिकुलेट करता है कि क्या वो ईमेल में पूछा जा रहा है, क्या वो ईमेल हमें लीव्स के बारे में पूछ रही है, पेरोल के बारे में पूछ रही है। उस पर्टिकुलर ईमेल की सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग कि क्या ये फ्रस्ट्रेटेड ईमेल है, क्या ये इट्स अ गुड ईमेल, इट्स बैड ईमेल, इज माय एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बेस पर हम एक अच्छा सा रिस्पॉन्स तैयार करते हैं विद द एआई। रिस्पॉन्स में दो चीजें जाती है, एक हमारी लैंग्वेज बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमारा रिस्पॉन्स हमारी रिपोजिटरीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है वहां से निकल कर आता है। तो उस तरीके से हमने, तो एआई एजेंट्स आर नथिंग बट लॉजिकली अ पीपल हु आर सिटिंग एंड डूइंग अ सेम जॉब विच योर एचआर वाज डूइंग अर्लियर। ठीक है, बट हाँ अगर उससे अलग कुछ आ जाता है जो एआई एजेंट्स को नहीं पता, तो ऑब्वियसली आपको एचआर के ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो वो एजेंट्स हैं, दीज एजेंट्स आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस विच इज वेरी रिपीटेटिव, वेरी सिंपल इन नेचर। कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट्स भी बनते हैं जो कि ऑटोनॉमस एजेंट्स होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली चलाते हो, जो कि इंटरवेंशंस नहीं मांगते, वो भी बनते हैं। बट अभी आई थिंक मार्केट एक्सप्लोर कर रही है उनको। सबसे ज़्यादा आप चैट एजेंट्स मिलेंगे, जहाँ पर आप कुछ लिखोगे वो आपको कुछ जवाब देगा, फिर लिखोगे फिर कुछ जवाब देगा, एंड आपको लगेगा कि ये एक ह्यूमन बीइंग जवाब दे रहा है, जबकि ह्यूमन है नहीं, वो एक एजेंट है। सो क्या प्रोसेस होता है एक एआई एजेंट बनाने का? कोई कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं, कोई फ्री प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू हम लोग बना सकते हैं, या पेड प्लेटफॉर्म है? पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री प्लेटफॉर्म्स तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे LLMs का इस्तेमाल होता है, ओपन एआई का होता है, विच इज़ अ पेड वर्जन। आप बना सकते हो अपना एआई एजेंट्स। हम मोर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट साइड है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ विच इज़ बेसिकली कोपायलट। तो हम कोपायलट्स के थ्रू एजेंट्स बनाते हैं, जो कि बने बनाए एक आपको लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म पे एजेंट बनाता है। आपको जाके सिर्फ उनको ये बताना होता है कि मुझे ये चाहिए, अगर ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो, विच इज़ लाइक अ लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म। कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए। लोग बता रहे थे कि पाइथन लैंग्वेज या PHP वगैरह का यूज करके जो एआई एजेंट बनते हैं वो भी है पाइथन, और उसके लिए आपको एआई एजेंट फाउंड्रीज करके माइक्रोसॉफ्ट का आता है, या देयर आर फ्रेमवर्क्स which are present in the market. There are multiple frameworks present in the market, which you can use to create different agents. मगर उसके लिए आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको नॉन टेक्निकल रहना पड़ेगा। आप भी जाके बना सकते हो। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रिएट अ वन एआई एजेंट? लेट्स सपोज इफ अगर मेरे को एक एआई एजेंट बनाना है जो मेरी कॉलिंग के इनिशियल प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे, कि जहाँ पे एक ह्यूमन कॉल करके KYC अप्रूव कराता है, या एक ह्यूमन कॉल करके अपना बेसिक डिटेल्स लेता है। अगर ये छोटा सा प्रोसेस अगर एक ऑटोमेशन पे अगर हम लोगों को शिफ्ट करना हो, तो इस प्रोसेस के लिए एक जो एआई एजेंट बनेगा उसको बनाने में कितना टाइम जाएगा? 2 से 3 दिन, 24 to बस 32 आवर्स मैक्सिमम। एंड ये कोपायलट के थ्रू हम लोग कोपायलट के थ्रू आप बना सकते हो आराम से, विच इज़ वेरी इजी टू मेक इट। अभी रिसेंटली वी हैव डन अनदर वन ऑफ आवर कस्टमर्स जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन लोगों का मानना यह है कि दे वांट टू हायर फ्रेशर्स, पर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन फ्रेशर्स को ट्रेनिंग कैसे दें। राइट। क्योंकि ट्रेनिंग देते ही आधे से ज़्यादा तो चले जाते हैं, और जो आधे से ज़्यादा होते हैं वो याद नहीं रख पाते। इट्स नॉट ईजी। जब आप काम करोगे रिपीटेटिव तभी याद रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि किताब आप पढ़ लो और याद रह जाए। तो उन्होंने फिर इसके लिए एआई एजेंट बनवाए हैं हमसे। सो इट इज़ गुड फॉर फ्रेशर्स टू कम इन टू द फील्ड्स वेयर अर्लियर दे पीपल वर थिंकिंग। पहले लोग सोच रहे थे कि इसके लिए तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसने हमारी कंपनी में 10 साल से काम करा है, इसको पता है कि अगर ये वाला प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, अब आपका फ्रेशर भी वही रिएक्शन देगा, वही प्रोसेस फॉलो करेगा जो एक 10 साल एक्सपीरियंस वाला कर रहा था। And also, did you need a full-time employee to manage all these AI agents and tools? Let's suppose you build 10 different multiple AI agents regarding HR industry, calling industry, training industry, education industry, and you need someone to manage मॉनिटरिंग तो all of करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी आती है तो उसके साथ 4-5 चीज़ें बुरी भी आती हैं। Right. जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेलुसिनेशन, बायस्ड होना। वो खुद से अपने आप को ट्रेन करता है और आपको बायसनेस दिखाना शुरू करता है, ये कि बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है। Right. तो इसके लिए आपको लॉजिकली यू नीड टू हैव अ पर्सन हु विल बी, यू नीड टू मॉनिटर इट,
कि एआई एजेंट बोल क्या रहा है और जवाब क्या दे रहा है। राइट अगर आप ये छोड़ दो कि ये एजेंट से सही जवाब जाएगा, सो आई फील दैट देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, एजेंट भी गलत जवाब देगा और एजेंट भी आपको वो जवाब देगा जो शायद आपके डॉक्यूमेंट में है भी नहीं, जो आपकी रिपोजिटरी में होता भी नहीं है। तो यू नीड टू कंट्रोल दैट। एआई अभी भी उस स्टेज में है जहां पर लोगों को उसके ऊपर चेक्स लगाने हैं, मॉनिटरिंग करनी है। एग्जैक्टली। सो ये कहीं ना कहीं अभी एक छोटा सा ड्रॉबैक है एक एआई एजेंट का, जहाँ पे हम लोग डेटा वैलिडेशन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ों में हम लोग डेफिनेटली उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाई सेंसिटिव जैसे है, वी वर टॉकिंग टू वन अदर क्लाइंट जहाँ पे उसने बोला मेरा तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं लोन किसको दूं और किसको ना दूं। सो ही सेड मैं एक एजेंट बनाना चाहता हूँ जो ये सारी वैलिडेशन करे, केवाईसी देखे, आपका पूरा का पूरा क्रेडिट हिस्ट्री चेक करे, वो सब करे। तो हमने कहा ठीक है वो हम कर देंगे, क्या हम लोन भी दे दें? तो नहीं, लोन तो हम ही देंगे, अप्रूव हम करेंगे। तो हमने कहा हाँ, क्योंकि हमें लगा कि अगर आप एजेंट से लोन भी दिलवा रहे हो तो देन यू विल बी इन अ मेजर क्राइसिस। तो उसने बोला कि ये पूरी की पूरी वैलिडेशन हो जाए, एक स्कोरिंग आ जाए एक पर्टिकुलर आदमी के आगे कि हाँ भाई विशाल हैज अप्लाइड फॉर अ लोन, विशाल का क्रेडिट स्कोर ये है, विशाल का ये है, तो इतना स्कोर आ जाए, उसके बाद उसको क्या लोन देना है एआई कैन सजेस्ट, बट लोन अप्रूवल जो होगा वो हमारा एम्प्लॉय करेगा, वो ह्यूमन है। तो ऐसी चीज़ों में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा और ये कभी हटेगी नहीं, क्योंकि ये दिस विल टेक इट्स ओन टाइम। राइट, बट अगेन इट विल हेल्प यू कि आपने 10,000 लोगों का डेटा निकाला, उसमें से अगर आपके 10 लोग ही एलिजिबल हैं लोन के लिए, तो वो 10,000 लोगों को प्रूफ रीडिंग करने में या कॉलिंग करने में या उनका वेरिफिकेशन करने में जो टाइम जा रहा था वो सब वो विद इन कपल ऑफ आवर्स एआई ने कर लिया। हाँ, वो तो अब विद इन नाइट हो जाएगा। अगर आपको मेरे को आपसे बात नहीं करनी है और आपका डेटा वैलिडेट करना है तो दैट इज वेरी इजी। राइट, वो प्रोसेस में बैकएंड में चलता वो रहेगा। बैकएंड में चलता रहेगा। अगर आप मुझे सारा डेटा दे दोगे, एंड अगेन सेम थिंग, अगर ह्यूमन भी होता तो भी वो कहता ना कि आप मुझे डेटा दो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर दिस इज गौरव और नॉट, मैं किसी आधार से या पैन से आपको मैच करूंगा, तो वो तो ह्यूमन भी करता, वही एजेंट भी करेगा। बट ओनली थिंग इज दैट कि एजेंट वो कभी भी कर सकता है। राइट, एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड कि एक कंपनी के थ्रू एक एआई एजेंट बनाया जाए या इन हाउस एआई एजेंट बिल्ड किया जाए, तो इन दोनों में से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा रहता है? देखिए डिपेंड करता है आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है कि आपका कोर बिजनेस क्या है। राइट, करेक्ट। अगर आपका कोर बिजनेस टेक्नोलॉजी है तो करो, नहीं तो जिसका है उसको दो। इट्स वेरी सिंपल। इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल हो चुकी है अब कि आप चीज़ें बना सकते हो, और मगर चीज़ें बनाने के बाद उनको मैनेज करना प्रॉब्लम है। तो आई बिलीव कि आप किसी कंपनी को दो जो इसको जानती है, जो इसके नुआंसेस जानती है, और उसकी हेल्प लेके बनाओ। बाकी बनाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आज की तारीख में आप चैट जीपीटी से तो आपको 10 स्टेप दे देगी, आप बना लो। एंड एवरेज कॉस्ट क्या आती है कि एआई एजेंट को बनाने की? डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल में बना रहे हो। कई लाइसेंस बेस्ड होते हैं, कई मैसेजेस बेस्ड होते हैं, तो आप कितना मैसेज भेज रहे हो वो उसकी कॉस्ट आती है। कई लाइसेंस बेस्ड होते हैं, बट एक एआई एजेंट को बनाने की जो नॉर्मल कॉस्ट आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली $600 to $700 पर मंथ की मिलती है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट पार्ट। इंक्लूडिंग मैनेजमेंट पार्ट। एंड जो मंथली रिन्यूअल होता है वो कितना? वो तो और कम होता है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। मंथली रिन्यूअल अगर आप देखोगे तो $100, $200, $200 तक रहता है। $100 to $200। हाँ, मतलब कि 8,000, 20,000 इस तरह की फिगर्स आती हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका यूसेज क्या है। राइट, क्योंकि अगर आपका यूसेज बहुत हाई है तो ऑब्वियसली क्वेरीज, क्योंकि हर चीज़ पेड है आज की तारीख में, पे एज यू गो है। राइट, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने के आपको पैसे देने हैं। राइट। सो हम लोगों का नेक्स्ट राउंड है क्विक क्वेश्चंस राउंड, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस का क्विक आंसर देना है। एंड हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा एआई टूल जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते? नोशन, आई डू टास्क मैनेजमेंट देयर। कॉर्पोरेट या स्टार्टअप, दोनों में से किस पे ज़्यादा इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए? स्टार्टअप। अगर आप एक कॉलेज पास आउट हैं तो आपको स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा जल्दी अप्रोच करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आपको मोल्ड करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मल्टीपल सेगमेंट आपको देते हैं। कॉर्पोरेट आपको एक सर्टेन लेवल पर मोल्ड करता है और आपको इधर उधर झांकने भी देता, और इवेंचुअली आपको पता ही नहीं होता कि वो आपको बना क्या रहे हैं। जब तक आपको समझ में आता है तब तक आप किसी और फील्ड में जा नहीं पाते हो। सही।
If you had to restart your career in 2025, what would you do differently? I think I will start with the startup of my own instead of getting into the corporate world. टॉप 3 बुक्स जो AI से रिलेटेड हर इंसान को पढ़नी चाहिए. आई थिंक बुक्स तो मैं नहीं कहूँगा ये ऐसे कोई रिलेटेड आप पढ़े, बट हाँ मतलब प्रैक्टिस इट एवरी डे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट हाँ वैसे आप पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स हैं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स वी शुड रीड विच गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव के धीरे धीरे इंप्रूवमेंट से हाउ द थिंग्स गेट चेंज्ड. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टास्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. रीड अबाउट दोज थिंग्स. What does building the future with the help of AI? सी आई से मेरे लिए जो फ्यूचर है वो 2 चीज़ों से है. मतलब पहला तो योर वे ऑफ वर्किंग प्लस हाउ यू अडेप्ट द चेंजेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है. Right. आज जो आपके लिए फ्यूचर है वो कल हो सकता है ना ही हुआ जो आपको लगता है. तो आपके पास 2 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्यूचर के हिसाब से चलना है. अडेप्टेबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी के बारे में जानना. अगर ये 2 चीज़ें आपको डाइजेस्टेबल है तो यू कैन वर्क इन दी IT फील्ड, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो बड़ी कॉमन है आज AI आपकी जॉब्स ले रहा है, कल पर उससे 4-5 महीने पहले ब्लॉकचेन आ गया था, फिर उससे पहले Web3 था, फिर क्रिप्टो था. यू कैन सी द सीरीज ऑफ थिंग्स. सो आगे बदलाव होता चला जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू. एंड अडेप्टेबिलिटीज बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, यू नीड टू अडेप्ट इट. और ये अडेप्शन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि AI इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द नॉर्मल ह्यूमन. And my last question is how to do idea validation of your business or startup? आइडिया वैलिडेशन फॉर योर बिजनेस एंड स्टार्टअप, इसका जवाब तो थोड़ा लंबा है. हाँ चलेगा कोई नहीं. क्योंकि देखिए आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बट आई थिंक देर इज अ वे टू वैलिडेट. यू नीड टू सी व्हाट इज योर मार्केट, इज हाउ बिग योर मार्केट इज. जो प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं वो लॉजिक प्रॉब्लम होती नहीं है, Right. बिकॉज आपने फेस करी है. तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग इज दैट व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, एंड देन यू नीड टू गो इन टू द मार्केट एंड फाइंड आउट वेदर दैट इज अ राइट प्रॉब्लम फॉर द यूजर और नॉट. Zepto का जो था जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट वाज अ फैसिलिटी. या तो आप किसी को फैसिलिटी दो, ये हो रहा है इससे बेटर करके देंगे आपको, या फिर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. अगर ये 2 चीजें आप कर, दोनों में से कोई एक चीज आप करते हो तो देन योर स्टार्टअप इज बेटर. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो के यू हैव एनीथिंग टू डू विद द स्टार्टअप. दैट इज देयर. Right. And if we talk about startup, so बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं स्टार्टिंग में लोगों के पास, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो कैसे लोगों के गाइडेंस ले सकें, किस सेगमेंट में वो किस तरीके से फंडिंग ले सकें. तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि एक स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए किस लेवल की इनिशियल फंडिंग जरूरत होती है? अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं गौरव, जिसमें आप करते हो, आप किस लेवल पर हो. अगर आप एक आइडिया लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आई डोंट डाउट कि कोई आपको सुनेगा. फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो जहाँ पर आप कुछ बना के लेके जाते MVP हो, वगैरह बना के हाँ, लगाते हैं. तो आपको मिलेगा, तो आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा और आपकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी. सो आई बिलीव दैट कि अगर आपको फंडिंग चाहिए और आपको अगर ये चीज़ चाहिए कि हाँ भाई वेदर दिस आइडिया, तो यू नीड टू क्रिएट समथिंग मोर कंक्रीट नाउडेज, बिकॉज स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी आगे एनहांस हो गया. अब पहले इतना ज़्यादा था नहीं जब हम इनिशियली स्टार्ट, मगर अब एजुकेशन ऑल दैट हैज़ बीन मैच्योर्ड एनफ. अब जो चीज़ें आती हैं उसको लोग वैलिडेट करके देखना चाहते हैं. तो अगर आपने वैलिडेटेड है आपका आइडिया, आप उसको चला पा रहे हो, आपको लगता है कि वो रेवेन्यू जनरेशन है क्रिएट कर पाएगा, तो आई थिंक देन दैट इज मेक सेंस, देन ओनली यू शुड बी गोइंग फॉरवर्ड. तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा. देयर आर पीपल, देयर आर एक्सेलरेटर्स, देयर आर VCs हु हेल्प यू टू डू दैट. देयर आर ग्रुप्स विच हेल्प्स यू डू दैट. अगर आप किसी भी एक्सेलरेटर के पास या इंक्यूबेटर्स के पास अपने आप को एनरोल्ड करा लो एज अ स्टार्टअप, दे विल टेल यू ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देयर फोकस इज वेरी क्लियर. आप रेवेन्यू जनरेट करके दोगे, मुझे कितना मिलेगा, सिंपल है. दैट इज व्हाट दे रियली वांट, एंड देन दे विल टेल यू वेरी क्लियरली. दे विल नॉट गो हियर एंड देयर कि ये तो बहुत अच्छा है, इंसानियत का है या वो है. दे हैव नथिंग टू डू विद दैट. इट्स ऑल प्योर मनी फोकस्ड
कि हाँ अगर ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है देन दिस स्टार्टअप इज गुड एनफ एंड इट्स सॉल्विंग। किस स्टेज पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल उसका एक MVP बना लिया है हम लोगों ने, उस MVP को रजिस्टर्ड करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा कि उस MVP के बाद उस पर वर्क करना 4 महीने 6 महीने, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिखाना, उस लेवल पे जाके एक रजिस्ट्रेशन करना? बिकॉज अगर एक स्टूडेंट है, उसने अपनी सेविंग्स, या एक एम्प्लॉयज़ ने 5 साल 7 साल 8 साल जॉब करके कुछ सेविंग्स की, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, एंड वहाँ से अगर बाद में MVP बना के या रेवेन्यू जनरेट करके जाता है, अगर उसका वो आइडिया रिजेक्ट हो जाता है उस फेज़ में, उसके पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन किस स्टेज पे कराना है? रजिस्ट्रेशन का मीनिंग है कंपनी में आइडिया रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेटर्स हैं बहुत सारे, हाँ तो वो तो आप डे 1 पे भी करा सकते हो, आइडिया पॉइंट पे भी करा सकते हो। मेरा आइडिया, मेरी पिच ये है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ये मेरे को लगता है मेरी मार्केट है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू जनरेट एज अ रेवेन्यू, और मैं ऐसा प्रॉफिट दिखाऊंगा, ये होगा। आपको खुद से मैच्योरिटी आ जाएगी जब आप इन सवालों का जवाब दोगे, तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि ये क्या करता है। उसके बाद ऑब्वियसली यू नीड टू टेक ऑल द हार्ड क्वेश्चंस जो कि लोग पूछेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस स्टेज पे जाना। अगर आपने उस स्टेज को क्लियर कर लिया तो MVP बनाने के बाद यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यूएशन ऑफ योर्स। ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, एक सोच और एक चलती हुई चीज में, इट्स लाइक थ्योरेटिकल AI, प्रैक्टिकल AI, राइट? वही कॉन्सेप्ट हो गया। एक थ्योरी थी जो आपके दिमाग में चल रही थी, अब एक प्रैक्टिकल है जो आप MVP में लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ ये देखो बना हुआ है, मैंने बनाया है, एंड द टॉपिंग ऑन इट, अगर आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो वो तो बेस्ट हो जाएगा, और क्या चाहिए? राइट। एंड टॉप मीडियम्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम लोग अप्रोच कर सकते हैं इन VCs को या इन कंपनीज को जो फंडिंग करती हैं स्टार्टअप में? एंड कौन कौन सी कंपनीज हैं? बहुत सारे हैं आजकल तो, मतलब हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटीज में देयर आर एंजल इन्वेस्टर्स आर सिटिंग, दे कैन डू इट, देयर आर मेनी, गवर्नमेंट्स के बहुत इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट वालों को तो मैं वैसे मना ही कहूँगा कि आप करो, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट टू क्रैक। बट हाँ, अगर आप उसको देखो जो आपका प्राइवेट्स हैं, YT है, या ये जो भी दीज आर ऑल VCs विच आर बिगर इन नेचर, आई थिंक दोज आर गुड एनफ टू टॉक अबाउट इट। तो आप उनको थ्रू अप्रोच कर सकते हो। देयर आर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू गिव योर एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन भरो, अपना आइडिया दो, फिर वो आपको इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के बाद देन दे विल आस्क ऑल हार्ड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। बट उनके क्वेश्चन नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं कि आप क्या सॉल्व करने आए हो, और इसको सॉल्व करते करते एक आम आदमी को क्या मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, बिकॉज इवेंचुअली इट इज 10x और 100x जो एक्सपेक्टेशन रहती है। सो आपका आइडिया रेडी है, आपके माइंड में MVP रेडी है, आपका MVP रेडी है, बट आपको उसके साथ साथ एक रेवेन्यू मॉडल बना के दिखाना है उनको। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है फिर भी कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, एंड ऑफ द डे आप पैसे कहाँ से लेकर आओगे, आप धंधा कहाँ से लेकर आओगे, उनके पास ये उनको कस्टमर कहाँ से लेकर आओगे, और जितना आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाओगे उतना उनके लिए फायदा है। राइट। रिन्यूअल, हाँ रिन्यूअल, वन टाइम वाले मॉडल में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, राइट, ठीक है, जितना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में होता है उतना, क्योंकि हर कंपनी को एक रेवेन्यू चाहिए ऑपरेशनल, महीने के महीने चलाने के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही साल में पूरा रेंट ले लो, फिर आप कहते हो नहीं महीने की महीने देना, बिकॉज आई क्रिएट माई ओन थिंग। तो वैसे ही उनको भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चाहिए। जितना आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के बारे में बात करोगे, रिकरिंग रेवेन्यूज के बारे में बात करोगे, उतना ही आप फेवरेट बन जाओगे। राइट। Okay, so that's it. That was our podcast. Thank you so much, Vishal, for coming on our platform. तो ये था हमारा आज का एपिसोड AI के ऊपर, किस तरीके से आप AI एजेंट बना सकते हैं, किस तरीके से अपनी कंपनीज में AI को इनबिल्ड कर सकते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इनसाइट्स के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ।